नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि हमने सामान्य हिंदी की एक सीरीज शुरू करी है और उस सामान्य हिंदी के अंदर हमने पहला जो पोर्शन चुना है भाषा का उद्भव और विकास। कल के सेशन में हमने पढ़ा है कि भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है और भाषा के रूप क्या है, भाषा के प्रकार क्या है। और आज इसी क्रम में इस क्लास को और आगे बढ़ाते हुए हम आगे की ओर चलते हैं। जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, सामान्य हिंदी, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, एसएससी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में ये काम आने वाला है। और आज हम भाषा के कौशल, भाषा की विशेषताएं और भाषा परिवार को ठीक से समझने वाले हैं। और इसी क्रम में बिना देरी करे हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाषा के कौशल से शुरू करेंगे आज। इससे पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, कल हमने भाषा का अर्थ, परिभाषा और रूप यानी प्रकार क्या है, इसको लेकर के बात हमारी हो चुकी है। जिन्होंने भाषा का अर्थ और परिभाषा और रूप प्रकार नहीं देखा है वो एक बार पिछली वाली वीडियो में एक बार चले जाएं। और जब आप भाषा का अर्थ, परिभाषा और रूप प्रकार पढ़ लेते हैं तो आगे की ये वाली जो क्लास है ये बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाती है। तो चलते हैं शुरू। सबसे पहले हमने लिखा हुआ भाषा की कौशल। और भाषा की कौशल जब हम देखते हैं, भाषा कौशल सामान्यतः 4 होते हैं और विकास क्रम के अनुसार भी इनको 4 चरणों में व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, अगला है पढ़ना और चौथा है लिखना। यानी सीधे से सिंपल सा प्रश्न आता है कि भाषा कौशल के विकास को क्रम से लगाइए। 2 टाइप के प्रश्न यहां से बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि भाषा विकास के कितने कौशल होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 4 कौशल। 4 कौशल कौन कौन से हैं ये आपके सामने है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि इनको क्रम से लगाइए। और क्रम से अगर लगाना होगा तो पहले आपको सुनना लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद बोलना, इस प्रकार से क्रम दिया रहेगा, फिर उसके बाद पढ़ना और फिर उसके बाद लिखना। इसमें सबसे जो कठिन कौशल माना जाता है ये कौन सा है? लिखना माना जाता है। सिंपल सी बात, इसको आसानी से रटना नहीं है, बल्कि सामान्य तौर पर यह समझिए कि जैसे बालक छोटा होता है, तो जब बालक छोटा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो सुनने का काम करता है। सबसे पहले वो सुनता है, सुनने के साथ साथ एक समय अंतराल बाद वो थोड़ा कोशिश करता है बोलने की, थोड़ा बहुत बोलने लगता है और बोलने के साथ साथ फिर आगे वो पढ़ने का काम करता है और तब जाकर के आगे वो लिखने का काम करता है। तो यानी सबसे जो कठिन कौशल इससे माना जाता है वो कौन सा है? लिखना। तो यहां से इतना ठीक हो गया होगा। एक ट्रिक भी है इसकी। सब पल, सा मतलब सुनना, बा मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना और ला मतलब लिखना। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर आगे का कोई प्रश्न आता है कि ग्रहण कौशल इनमें से कौन कौन से हैं, जिनको निष्क्रिय कौशल के नाम से भी जानते हैं, तो पढ़ना और यानी सुनना और पढ़ना। श्रवण का मतलब क्या है? सुनने से है। और उत्पादन कौशल जिसे हम सक्रिय कौशल के रूप में जानते हैं, इसमें बोलना आता है और लिखना आता है। और उसके अलावा जो मूलभूत कौशल है या जिसे प्राथमिक स्तर या प्राथमिक कौशल के नाम से भी जानते हैं, इसमें सुनना और बोलना आता है। भाषा कौशल में इतना ही आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं बनता है। इसी क्रम में एक और प्रश्न बनता है यहाँ से, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भाषा की विशेषताएं निम्न में से कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है। आप पुराने पेपरों में देखिए, उत्तराखंड के एग्जाम में ही जो हिंदी के क्वेश्चन आए हुए हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, तो इन्हीं विकल्पों में से कोई ना कोई विकल्प आपको ऐसा मिलेगा जो यहां से या तो मैच होगा या फिर मैच नहीं होगा। तो क्या पूछता है उस हिसाब से हमें आंसर देना है। भाषा की विशेषताओं में देखिए आप, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। यानी भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, भाषा की एक विशेषता है, कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है किसी की। समाज में रह करके ही हम लोग किसी भाषा का अर्जन करते हैं
और दूसरा लिखा हो भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी ये पिता की दी हुई कोई जो है ऐसी कोई जायदाद नहीं है कि हम बोलेंगे कि हमारी पैतृक संपत्ति है। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ये भाषा की विशेषता है। और भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये भी हो गया है। उसके अलावा भाषा व्यवहार अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। अनुकरण का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई व्यक्ति कोई बात अगर कह रहे हैं तो हम कई बार क्या करते हैं कि उसकी कही हुई बात का अनुकरण करते हैं, यानी उसकी कही हुई बात को हम कई बार कह देते हैं, यानी उसका अनुकरण कर लेते हैं। तो भाषा व्यवहार अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है, ये भी भाषा की विशेषता है। और भाषा सामाजिक स्तर पर आधारित होती है, समाज में रह करके, ये भी बिल्कुल सही बात है। भाषा सर्वव्यापक होती है। सर्वव्यापक मतलब भाषा कहीं भी हम जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाषा जरूर बोली जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए भाषा क्या हो गई, सर्वव्यापक। उसके अलावा भाषा सतत प्रवाहमयी होती है। भाषा सतत प्रवाही मतलब भाषा एक ऐसी चीज है जिसमें निरंतरता होती है, एक सततता होती है, यानी वो निरंतर रूप से चलने वाली होती है। फिर अगर लिखा हो भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। चिर परिवर्तनशील का मतलब हो गया, चिर का मतलब हो गया एक लंबे समय के बाद किसी भाषा में परिवर्तन आता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कल बात कर रहे थे आर्य भाषाओं को लेकर के कि वैदिक काल था जब संस्कृत भाषा का प्रचलन था, फिर समय बीता, फिर पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, फिर हिंदी का दौर आया, आधुनिक आर्य भाषाओं का दौर आया। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक लंबे समय के बाद जो परिवर्तन आ रहा है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, चिर परिवर्तनशील है। तो भाषा चिर परिवर्तनशील होती है, ये भाषा की विशेषता है। उसके अलावा भाषा का जो प्रवाह है ये कठिनता से सरलता की ओर होती है। भाषा का जो प्रवाह है ये कठिनता से सरलता की ओर होता है या सरलता से कठिनता की ओर है। इस प्रकार की चीजें जो हैं, जो ये शब्द हैं, इन शब्दों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि कठिनता से सरलता की ओर है या सरलता से कठिनता की ओर। तो हमारा आंसर होगा भाषा का जो प्रभाव होता है वो कठिनता से सरलता की ओर होता है। यानी जैसे हम शुरू में अगर किसी भाषा को सीख रहे हैं, किसी भाषा को अगर बोलते हैं तो शुरू में वो बहुत कठिन लगती है, बहुत टफ लगती है, उसको उसके शब्दों को बोलने में बड़ी कठिनाई महसूस हम लोग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उन शब्दों को बार बार बोलने का अभ्यास करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो हमें सरल लगने लगते हैं। यानी शुरू में जो कठिनाई हो रही थी वो सरलता में परिवर्तित हो जाती है। और भाषा का प्रभाव इस प्रकार से कठिनता से सरलता की ओर होती है। इसी प्रकार से एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत बार पेपरों में आ चुका है कि भाषा जो है संयोगात्मक से वियोगात्मक अवस्था की ओर बढ़ती है। यानी भाषा जो शुरू का रूप होता है वो संयोग होता है और फिर संयोग से धीरे धीरे जो भाषाएं हैं ये अपनी वियोगात्मक अवस्था की ओर बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे कि जो संस्कृत है ये एक प्रकार की संयोगात्मक है, क्योंकि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, और फिर फाइनली जब हम हिंदी में पहुंचते हैं तो हिंदी जो है संयोगात्मक न होकर के कैसी है, वियोगात्मक। और बहुत बार पेपरों में आया हुआ भी है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है, ऑप्शन मिलेगा संयोगात्मक या वियोगात्मक, तो हमें टिक करना है हिंदी कैसी है, वियोगात्मक। और उसके अलावा संस्कृत किस प्रकार की है, संयोगात्मक। तो दो प्रश्न इनको भी आपको ठीक से ध्यान में रखना है कि संस्कृत संयोगात्मक है और हिंदी वियोगात्मक है, ठीक है जी। तो भाषा की कौशल और भाषा की क्या विशेषताएं हैं ये आपको ध्यान में रखना है। भाषा की विशेषताओं वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और कभी कभी भाषा के कौशल से भी प्रश्न आ जाते हैं, क्रम लगाने के लिए आते हैं, या फिर बोलेगा निम्न में से कौन भाषा का कौशल नहीं है। चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। एक और नया टॉपिक है इसमें, जैसे आप देख पा रहे होंगे नाम लिखा हुआ है भाषा परिवार। भाषा परिवार यानी भाषा परिवार क्या है। हमने पहले पढ़ा भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के प्रकार क्या है, रूप क्या है, फिर पढ़ लिया हमने भाषा के कौशल क्या है, फिर हमने पढ़ लिया कि भाषा की विशेषताएं क्या है, और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे सामने आ गया है कि भाई भाषा परिवार क्या होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो उसे भाषा परिवार कहते हैं। यानी जैसे कई बार कई भाषाएं होती है और उन भाषाओं का जन्म अगर किसी एक मूल भाषा से हुआ है, बहुत सारी भाषाएं हैं और उनका मूल अगर एक ही है, ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं, भाषा परिवार कहते हैं। मूल एक होना चाहिए, बहुत सारी भाषाएं हो सकती हैं, उनका एक मूल अगर एक है
बहुत सारी भाषाओं का अगर मूल एक है तो उन भाषाओं का जो समूह होता है या एक प्रकार से उसे हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, भाषा परिवार बोल सकते हैं। जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, भाषा परिवार। बहुत सारी भाषाओं का एक मिला जुला रूप होता है लेकिन उनका मूल एक होता है तो उसे हम एक प्रकार से भाषा परिवार कह देते हैं। और विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर के अगर बात करते हैं तो विद्वानों में काफी मतभेद देखने को मिलता है। इसी क्रम में भोलानाथ तिवारी की अगर बात करते हैं और वान हम्बोल्ट की बात करते हैं तो भोलानाथ तिवारी और वान हम्बोल्ट जो है भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानते हैं, 13 मानते हैं। तो प्रश्न पेपर में आएगा कि भाई जो वान हम्बोल्ट हुए हैं या भोलानाथ तिवारी हुए हैं इनके अनुसार भाषा परिवारों की संख्या कितनी है, तो 13 है। उसके अलावा ब्रिटिश म्यूलर हुए हैं, इन्होंने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है, 100 मानी है। जब हम भारत में भाषा परिवार की बात करते हैं तो भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार हैं और मुख्य रूप से जो 4 भाषा परिवार हैं इन 4 भाषा परिवारों में सबसे पहले पे हमारे पास आ गया भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा आ गया, भारोपीय भाषा परिवार। और जो भारोपीय भाषा परिवार है ये इन सभी में भारत में जितने भी भाषा परिवार हैं, जितने भी क्या मेन जो भाषा परिवार हैं भारत में वो कितने हैं, 4। उसके अलावा एक 5वां जो है अंडमानी भी आ जाता है लेकिन मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार को ही माना जाता है। उनमें भारोपीय भाषा परिवार की मात्रा देखिए आप कितनी है, 73%। यानी सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो कौन सा है, भारोपीय। और इस भारोपीय भाषा परिवार को हम जो है आर्य भाषा परिवार के नाम से भी जानते हैं। आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार भी इसको बोल देते हैं, आर्य भाषा परिवार। ठीक है जी। आर्य भाषा परिवार किसको बोलते हैं, भारोपीय भाषा परिवार को बोलते हैं। आर्य भाषा परिवार मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है जी। उसके अलावा दूसरे नंबर पर द्रविड़ है जो 25% है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, ऑस्ट्रिक है। और चौथे नंबर पर कौन सा है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब देखो आप, एक प्रश्न बनता है कि भारत में मुख्य रूप से कितने भाषा परिवार हैं, तो 4 भाषा परिवार हैं। उसके अलावा एक और है अंडमानी लेकिन वो मुख्य में नहीं आता है। लेकिन अब यहां पर देखो कि उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं, अब प्रश्न पेपर में बनेगा सामान्य कौन सी भाषा किस परिवार की है, इसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। तो मोटा मोटा अंदाजा आपको ये लेकर के चलना है कि उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं वो किस भाषा परिवार की हैं, आर्य भाषा परिवार की। उत्तर भारत में जैसे हम भारत को लेकर के बातचीत करते हैं, ये भारत का अगर हम हुलिया लेते हैं, ये भारत का लगभग कुछ इस प्रकार से हुलिया है, ये लगभग कुछ इस प्रकार से अगर हम हुलिया लेते हैं तो उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं हम मान सकते हैं कि ये भारोपीय परिवार की भाषा है। और मोटे मोटे तौर पर दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं हम ये कह सकते हैं ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। किस परिवार की है, द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो हम बोलेंगे उत्तर भारत में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं मैक्सिमम आर्य परिवार की है और दक्षिण भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो प्रायः द्रविड़ परिवार की हैं। और 2 बड़े जो भाषा परिवार हैं वो यही हैं, एक भारोपीय और एक द्रविड़ भाषा परिवार। और आप प्रतिशत में भी देख रहे हैं 73 और 25%, बाकी बहुत कम है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहां से निकल करके आती है कि भाई भारत की आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत भाषा है। यानी भारत की जितनी भी आर्य भाषाएं हैं उनमें सबसे प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है। और इसी की उत्तराधिकारिणी कौन सी है, हिंदी है। यानी कई बार बोलेंगे कि संस्कृत की उत्तराधिकारिणी वर्तमान में कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, हिंदी है। और आर्य भाषा परिवारों में सबसे पुरानी जो भाषा मानी जाती है वो कौन सी है, संस्कृत है। हम कल भी बात कर चुके हैं, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश तक। तो यहां तक की बात हमारी पूरी हो गई है। आज हमने ये जान लिया है कि भाषा के कौशल क्या होते हैं, भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं, और उसके अलावा भाषा परिवार क्या है, भारत में कौन कौन से भाषा परिवार हैं, और उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं ये आर्य परिवार की हैं और दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की हैं। ठीक है जी। और भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे पुरानी जो आर्य भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है। और इसी की उत्तराधिकारिणी आज वर्तमान समय में कौन सी है, हिंदी है। तो आज के लिए इतना करते हैं, फिर अगली वीडियो में शीघ्र मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।